स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, इनका स्मृति दिन है। और गोपीनाथ मुंडे जी बहुजन समाज से हैं। तो हमारी बहुजन समाज के जो नेता हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब काम करते हैं तो काम करते समय उनके बहुत सारे चाहते लोग बन जाते हैं। तो गोपीनाथ मुंडे जी के जो चाहने वाला वर्ग है और उनको मानने वाला वर्ग है, वो गोपीनाथ मुंडे जी को स्मृति दिन को, जन्म जयंती को, स्मृति दिन को मनाता है। तो मैं भी आज गोपीनाथ मुंडे जी के स्मृति दिन पर बाला साहब मिसाल पाटिल, बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, उनके स्मृति दिन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और उनके स्मृति दिन पर उनका जो आज के दिन अपघाती निधन हुआ, चूँकि इस अपघाती निधन के रेफरेंस में आज भी उनके चाहने वालों के लोगों के अंदर उस अपघाती निधन को लेकर सवाल है। फिर भी जो एक्सीडेंट हो गया, उनका अपघाती निधन, जो एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा नैसर्गिक नहीं लग रहा है। फिर भी मैं आज गोपीनाथ मुंडे जी के स्मृति दिन पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के नेता जब काम करते हैं तो उनकी काम की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जब समीक्षा होती है तो वहाँ से हम लोगों को काम करते समय मार्गदर्शन होता है, हमको दिशा मिलती है। अब हाल ही हमने देखा अभी एकनाथ खड़से जी, जिनको अभी जो 2019 चल रहा है उसमें विधान परिषद का टिकट नहीं दिया, विधानसभा का भी नहीं दिया, फिर राज्यसभा पर उनका पुनर्वसन करेंगे कहा, किया नहीं, फिर विधान परिषद पर लेंगे ऐसा कहा, मगर विधान परिषद पर भी उनको नहीं लिया गया। तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और कहा कि ये हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी हुआ है। जब गोपीनाथ मुंडे जी जीवित थे तब भी वो भी कई बार गोपीनाथ मुंडे जी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार हो गया, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। तो हमारे लोगों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है, तो हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार अगर कोई दल करता है या यह व्यवस्था करती है, तो हमारे लोगों को यहाँ से सबक लेना चाहिए। तो ये सबक लेने के रेफरेंस में मैं आज गोपीनाथ मुंडे जी की स्मृति दिन पर उनकी आलोचना करना चाहता हूँ कि क्या गोपीनाथ मुंडे जी सही प्लेटफॉर्म पर थे? हो सकता है वो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे होंगे, मगर क्या उनका प्लेटफॉर्म सही था? तो आज चर्चा का यही मुद्दा रहेगा मेरा। तो मेरा कहना है कि 80 के दशक के बाद, ज़्यादा 80 के दशक में, 80-90 के बीच में गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व का उदय होता है। तो जब गोपीनाथ मुंडे जी नेतृत्व कर रहे, उस समय मंडल कमीशन का दौर चल रहा था। चूंकि गोपीनाथ मुंडे जी को बार बार ऐसा कहा गया है कि वो ओबीसी के मेन नेता थे, बहुत बड़े नेता थे ओबीसी के, और ओबीसी के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो गोपीनाथ मुंडे जी ओबीसी के नेता कब हुए? क्योंकि 80 के दशक में जब मंडल कमीशन आया था, ये मंडल कमीशन ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मेंशन कर रहा था कि ओबीसी के हक अधिकार के लिए था। 80 में जब मंडल कमीशन आया
अगर वो मंडल कमीशन उस समय लागू होने का दबाव बन जाता और मंडल कमीशन अगर लागू हो जाता तो 52% ओबीसी को इस देश में 52% हिस्सेदारी मिलती है। और आज 52% ओबीसी के लोग शासन प्रशासन में हिस्सेदारी करते, देश पर 52% ओबीसी का हिस्सा हो जाता। क्योंकि ओबीसी के लिए 70 साल में ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना बीजेपी ने कुछ किया, और इसका नतीजा ये है कि आज ओबीसी केवल 4 से 5% हिस्सेदारी कर रहा है। ओबीसी को 1992 को 27% रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी, रिजर्वेशन का बावजूद भी केवल 5% ओबीसी के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको केवल 5% हिस्सा मिल रहा है, 4-5% हिस्सा मिल रहा है। तो उनका हिस्सा कौन खा रहा है, एक सवाल है। तो आज केवल 4-5% ओबीसी का अगर हिस्सेदारी है तो लगभग अगर 52% ओबीसी की हिस्सेदारी मानी जाए तो 46-47% हिस्सेदारी पर ब्राह्मण और तत्समुची जाति का कब्जा है। तो ये लोग ओबीसी के हित के विरोध में है, आरक्षण के विरोध में है, ओबीसी के मंडल कमीशन के विरोध में थे। भाजपा और जनसंघ आरएसएस और तत्समुची जाति के लोग 80 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तो 80 के दशक में मंडल कमीशन आने के बाद मंडल कमीशन में कालेलकर कमीशन में मराठा थे, मराठा को लिस्ट से बाहर कर दिया। तो मराठा मंडल कमीशन का बेनिफिशियरी नहीं रहने की वजह से मराठा और तत्सम अपर लेयर अलग अलग राज्य की जाति मंडल कमीशन की लड़ाई नहीं लड़े, क्योंकि वो वहां नहीं थे, उसमें लिस्ट में नहीं थे, तो वो बेनिफिशियरी नहीं थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई छोड़ दिया या वो लड़ाई में नहीं थे। मगर दूसरे जो लोग थे उसमें से गोपीनाथ मुंडे जी वंजारी कम्युनिटी के थे, धनगर कम्युनिटी के डांगे और बहुत सारे लोग थे, और माली जाति के बाद में उदय आने वाले छगन भुजबल जी नेता थे। तो ये लोग उस समय कहाँ थे? तो गोपीनाथ मुंडे जी 80 के बाद मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के बजाय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा के लोगों ने इस देश में राम मंदिर निर्माण की लड़ाई शुरू कर दिया। तो मंडल कमीशन की लड़ाई ओबीसी के लोगों ने लड़नी चाहिए थी, मगर भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने कहा कि हमको राम मंदिर का निर्माण करना है, और इसके लिए, इस राम मंदिर के निर्माण के लिए इन्होंने मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी के लोगों को सामने रखा। जैसे उत्तर भारत में और उस साइड में विनय कटियार हो और कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, प्रवीण तोगड़िया हो, ये ओबीसी के लोगों को, इनको कहा कि इनके नेतृत्व में, ओबीसी के नेतृत्व में ओबीसी के लोगों को काम कर लगा दिया कि आपको राम को मंदिर बांधने के लिए लड़ाई लड़नी है। तो ये लोग ओबीसी की लड़ाई लड़ने के बजाय, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के बजाय राम मंदिर की, कमंडल की लड़ाई लड़े। महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जी बीजेपी में थे, डांगे जी बीजेपी में थे, और छगन भुजबल जी वो शिवसेना में थे। और ये दोनों फ्रंट, बीजेपी और शिवसेना, ये दोनों फ्रंट राम मंदिर बनाने के, उनका राम मंदिर बनाने का टारगेट था, मंडल कमीशन लागू करने का टारगेट नहीं था। ओबीसी के लिए इनका टारगेट, ओबीसी का मंडल कमीशन नहीं था। तो ये सारे के सारे लोग मंडल विरोधी गुट में थे, मंडल विरोधी जो छावनी थी, फोर्स थी, उसमें वह सहभागी थे। ये ओबीसी के सारे नेता ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के बजाय ओबीसी के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था उसमें सहभागी थे ये लोग। तो मुंडे जी को बाद में उसका
इसकी बख्शिश मिल गई उन्होंने लड़ाई लड़ने के बाद। उनको निजी फायदा हुआ कि वो महाराष्ट्र की युति सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, वाइस उप मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए। तो मुंडे साहब को उसका फायदा हुआ, व्यक्तिगत फायदा हुआ। मगर समाज का जो मंडल कमीशन था, वो मंडल कमीशन के साथ 92 में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। मंडल कमीशन तो आया, ओबीसी के लिए आया, 16 नवंबर 1992 में मंडल कमीशन आया और उसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। अगर 52% ओबीसी को 52% मंडल कमीशन मिल जाता तो 52% कोटा अगर रिजर्व होता तो उसके ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं करता। जैसे आज ब्राह्मणों ने ओबीसी के कोटे पर अतिक्रमण किया है, वो अतिक्रमण नहीं होता। अगर रिजर्वेशन लागू हो जाता, वो लोग लड़ाई लड़ते और फुलफिल इंप्लीमेंट हो जाता, बड़ी लड़ाई होती, तो 52% ओबीसी को 52% मिलता, मगर केवल 27% मिला। एक धोखाधड़ी हुई। दूसरी बड़ी धोखाधड़ी इन्होंने किया, जो क्रीमी लेयर था, इकोनॉमिकल क्राइटेरिया थे, आर्थिक निकष था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, मगर इसमें उन्होंने डाल दिया आर्थिक निकष, क्रीमी लेयर लगा दिया कि आर्थिक निकष पर होगा। इस वजह से जिसके पास साधन संसाधन थे, जो क्रीम लेयर था, जो क्रीम था, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ। जिनके बेटे के अंदर मेरिट था उनको फायदा नहीं हुआ। और जो बेटे गांव देहात में पढ़ते थे, जिनके अंदर उस मात्रा में मेरिट नहीं था, साधन संसाधन नहीं थे, वो उस मंडल कमीशन का फायदा लेने लायक नहीं रहे। जो फायदा लेने लायक थे उनको क्रीमी लेयर लगा दिया ब्राह्मणों ने, और जो फायदा लेने लायक नहीं है उनके लिए रखा तो वो भी फायदा नहीं ले पाए। तो ये आरक्षण नल एंड वाइड हुआ। और ये सारा का सारा फिर केवल नौकरियों में दिया, एजुकेशन में नहीं दिया। और मंडल कमीशन केवल नौकरियों का मामला नहीं था, उसके अंदर एजुकेशन और मंडल कमीशन के माध्यम से अगर वो लागू हो जाता तो बजट भी में प्रोविजन हो जाता। तो ये सारा मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने के बजाय हमारे ओबीसी के नेता के लोग भाजपा के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, संघ परिवार के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, और वो सारे आरक्षण विरोधी थे और वो ओबीसी के विरोधी में थे, वहां काम कर रहे थे। तो ये धोखाधड़ी लगातार चल रही है। हम आज भी देख रहे हैं लगातार, हर बार, इस बार भी अगर मेडिकल की इस साल की सीटें देखें, हर साल ओबीसी के साथ धोखाधड़ी होती है। बहुत सारे ओबीसी के नेता है, एक भी नेता ओबीसी का खुद को नेता मानने वाला, एक भी ओबीसी का नेता जब वो ओबीसी का नाम लेकर ओबीसी का नेता कह रहा है, मगर ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि इस बार तो 2578 सीटें मेडिकल की नीट के अंदर होनी चाहिए, तो केवल 371 सीट दिया है। केवल 3.8% यानी लगभग 4%, 27% ओबीसी को केवल 4% रिजर्वेशन दिया है। नीट के अंदर, मेडिकल के अंदर सीटें दी है, 371 सीटें दी। और ये ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। आज भी एक भी ओबीसी के नेता, खुद को ओबीसी के नेता मानने वाला कोई भी ओबीसी का नेता नहीं बोल रहा है। और ये 70 साल से ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो गोपीनाथ मुंडे जी का ओबीसी के नेता के तौर पर सबसे ज्यादा अगर प्रोजेक्शन कब हुआ है, तो उसका एक संदर्भ उसके पीछे है। 2007 में आईआईटी और आईआईएम में ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओबीसी के लोगों का आंकड़ा नहीं, इसलिए ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता आईआईटी और आईआईएम में। तब जाके ओबीसी का आंकड़ा जरूरी था, ये मांग सामने आई। और 2010 और 11 के बीच बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम, इन्होंने जाति आधारित गिनती होनी चाहिए मांग उठाई और उसके लिए पूरा साल कार्यक्रम चलाया। तब जाके समाज के अंदर इतना प्रेशर बना कि उस प्रेशर की वजह से, समाज का प्रेशर की वजह से सभागृह लोकसभा के अंदर जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। इस मुद्दा उठाकर ओबीसी के नेता ने हंगामा किया और तब जाके ये ओबीसी के लोग सामने दिखाई दे कि ये ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुंडे साहब ने ओबीसी की लड़ाई लड़ने की मांग जब से शुरू किया, तब से मुंडे साहब को भाजपा और संघ परिवार के लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। बार बार टारगेट करते रहे। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताऊंगा। लोकसभा 2014 के लोकसभा के पहले चुनाव में, 2014 का जो लोकसभा का पहला चुनाव था 2014 का, तो चुनाव के पहले 6 महीने पहले गोपीनाथ मुंडे जी को एक केस में ट्रैप किया था
वो केस था। बॉम्बे में एक सभा के अंदर गोपीनाथ मुंडे जी अपने भाषण में सहज भाव से उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना आसान नहीं है। मैंने 2009 के चुनाव में मुझे 8 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, ऐसा अपने भाषण में उन्होंने कहा। 2009 के चुनाव में मुझे 8 करोड़ खर्चा लगा, ऐसा उन्होंने 2013 में चुनाव के पहले 6-7 महीने अपने भाषण में ऐसे सहज भाव से कहा 8 करोड़ रुपए। उस भाषण को लेकर मेन स्ट्रीम में चर्चा हुई तो गोपीनाथ मुंडे को नोटिस इश्यू हुआ चुनाव आयोग का कि आपने 8 करोड़ खर्चा कैसे किया, बल्कि इतना तो हमारा चुनाव आयोग का तो उतना ये नहीं है, आंकड़ा नहीं है खर्चा करने का लिमिट, फिर भी लिमिट के बाहर जाकर आपने कहाँ से खर्चा किया। तो ये शोकॉस निकाला। इस शोकॉस के पीछे एक रहस्य था कि गोपीनाथ मुंडे जी को रोकना था। तो गोपीनाथ मुंडे जी को रोकने के लिए नोटिस निकाला। तो अगर कोई आदमी इलेक्शन कमीशन के जो रूल होते, चुनाव कमीशन के टीएन सेशन ने जो आचार संहिता दी है, उस आचार संहिता का अगर कोई भंग करता है तो उसको जो चुनाव आयोग पेनल्टी देता है, उसके अंदर एक पेनल्टी है कि अगर आचार संहिता का भंग होता है तो उसको 6 साल के लिए डिओटर किया जाता है और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए मनाही किया जाता है। तो चर्चा तो हुई कि 8 करोड़ की शोकॉस नोटिस तो दिया, मगर बाद में उस शोकॉस नोटिस का जवाब मुंडे साहब ने क्या दिया पता नहीं है, और चुनाव आयोग ने क्या बात एडमिट की पता नहीं है। मगर मुंडे साहब ने 17 जनवरी 2014 को शेगांव से खबर आती है कि मुंडे साहब ने कहा कि मैं अगले 5 साल ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं ओबीसी के देश भर का पूरा संगठन खड़ा करूंगा और ओबीसी की लड़ाई लड़ूंगा। जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो मुंडे साहब चुनाव के पहले 3 महीने ये बात क्यों कह रहे? चुनाव तो अप्रैल मई में होने वाला है और जनवरी में वो कह रहे मैं ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाला हूं, पूरे पिछले अगले 5 साल में ये लड़ाई लड़ूंगा। जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। इसका मतलब गोपीनाथ मुंडे जी को टिकट काटने का प्लान बीजेपी के लोगों ने बनाया था। मगर जैसे ही गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा कि मैं ओबीसी की लड़ाई लड़ूंगा, तो उन्होंने सोचा अगर ये आदमी फ्री रहेगा तो ओबीसी के लोगों को इकट्ठा करेगा, अगर ओबीसी के लोगों को इकट्ठा करेगा तो हमको खतरा बन जाता है, तो इस आदमी को थोड़ा एंगेज रखना पड़ेगा। तो गोपीनाथ मुंडे जी को तुरंत उसके बाद जब चुनाव आए तो गोपीनाथ मुंडे लोकसभा के टिकट पर लड़ रहे हैं और उनका वो 8 कोटी का जो आचार संहिता का केस कहाँ रफा दफा हुआ पता नहीं। फिर उसके बाद वो लोकसभा सदस्य बन जाते हैं। फिर लोकसभा सदस्य बनने के बाद उसके पहले गोपीनाथ मुंडे जी बीजेपी के लिए, ये जो बीजेपी ब्राह्मणों का दल था और इसके अंदर बहुजन लोग आने के लिए तैयार नहीं थे, तो महाराष्ट्र की सारी कमान भाजपा के लोगों ने गोपीनाथ मुंडे जी के हाथ में दिया, क्योंकि उनको पता था भले ही विरोधी पक्ष नेता लास्ट में शायद फडणवीस थे, मगर फडणवीस के नेतृत्व में बहुजन समाज के लोग बीजेपी के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे और कांग्रेस के विरोध में बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी। तो बहुत सारे लोग, बहुजन समाज के लोग इस बार कांग्रेस छोड़कर नया प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते थे, मगर बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे और वो फडणवीस के नेतृत्व में या किसी दूसरों के नेतृत्व में आएंगे नहीं। तो बीजेपी के लोगों ने प्लान बनाया, यही काम उन्होंने गोपीनाथ मुंडे जी को लगाया। और गोपीनाथ मुंडे जी बहुजन समाज के नेता थे और बहुजन हितैषी थे। उनका स्टैंड बहुत बार बहुजन हितैषी रहा, चूंकि उन्होंने ओबीसी का मुद्दा उठाया था। तो 2014 के पहले बीजेपी को ब्रॉड बेस बनाने के लिए, ब्रॉड बेस दिखाई दे, इसके लिए बहुजन समाज के नेता को अंदर लाने की जिम्मेदारी गोपीनाथ मुंडे जी को लगाया। तो गोपीनाथ मुंडे जी ने, जो रामदास आठवले हैं शेड्यूल कास्ट के नेता, शेड्यूल कास्ट के लोग कभी भी बीजेपी और संघ परिवार के बेस वोट नहीं हो सकते। अगर वो जाते हैं तो लोग पीटेंगे, फिर भी
गोपीनाथ मुंडे जी के कहने पर रामदास आठवले बीजेपी के अंदर चले गए 2014 के चुनाव में। उसके बाद उन्होंने धनगर जाति के नेता महादेव जानकोर को गोपीनाथ मुंडे जी ने कन्विंस किया, आप भी आ जाओ। तो गोपीनाथ मुंडे जी के कहने पर ये जो महादेव जानकर थे, फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा की बात करते थे, कांशीराम जी के साथ काम किया ऐसा कहते हैं। तो उनके ऊपर भी बहुजन विचारधारा का प्रभाव था। वो भी बीजेपी के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, मगर केवल गोपीनाथ मुंडे जो बहुजन आदमी उनको कह रहा है, तो उनके अपील पर वो बीजेपी के अंदर गए। उसके बाद विनायक मेटे, जिनको मराठा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, तो विनायक मेटे को भी गोपीनाथ मुंडे के शब्द पर वो भी बीजेपी के अंदर चले गए। और जो राजू शेट्टी थे, वो राजू शेट्टी शेतकरी नेता थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे। तो राजू शेट्टी को किसानों का समर्थन लेना है तो राजू शेट्टी को अंदर लेना पड़ेगा। तो राजू शेट्टी को भी कन्विंस करने का काम गोपीनाथ मुंडे जी ने किया। और खुद गोपीनाथ मुंडे जी ओबीसी के नेता, तो मराठा, ओबीसी, धनगर, किसान, ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म बीजेपी के अंदर बनाने का काम गोपीनाथ मुंडे जी ने किया, क्योंकि ये काम फडणवीस नहीं कर सकता था। और फडणवीस के कहने पर कोई भी आदमी अंदर नहीं जाता, केवल और केवल गोपीनाथ मुंडे जो बहुजन हितैषी थे, उनके कहने पर ये लोग बीजेपी के अंदर गए। और 2014 में बीजेपी का क्लाउड बनाने का और गोपीनाथ मुंडे के माध्यम से बीजेपी को बहुजनों का मुखौटा देने का काम गोपीनाथ मुंडे जी ने किया। तब जाके बीजेपी क्लाउड बनने के बाद बीजेपी मेजोरिटी में आई। तो बीजेपी के अंदर ओबीसी के लोगों को लेके जाने का काम गोपीनाथ मुंडे जी ने किया। और महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे के कहने की वजह से शायद 42 सीटें, उस समय 42 लोकसभा की सीटें बीजेपी को मिलती है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट गोपीनाथ मुंडे जी को जाता है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी की वजह से ओबीसी और बहुजन लोग भाजपा के अंदर गए। तो गोपीनाथ मुंडे जी को लगा कि मैंने इतना बड़ा काम किया है तो मुझे तो मिनिस्ट्री तो मिलना ही चाहिए ऐसे ही झट से। तो गोपीनाथ मुंडे जी मिनिस्ट्री की सोच रहे थे, मगर जब पहला शपथ विधि हुआ, पहले शपथ विधि के इसमें गोपीनाथ मुंडे जी को शपथ विधि नहीं मिला। जब नरेंद्र मोदी ने पहला शपथ विधि लिया, तो उस समय जो मिनिस्ट्री की सारी शपथ विधि हुई 2014 की, उसमें गोपीनाथ मुंडे जी को मिनिस्ट्री नहीं दी गई। गोपीनाथ मुंडे जी की मिनिस्ट्री काटी, तो गोपीनाथ मुंडे जी नाराज हुए। तो ये खबरें शुरू हो गई मीडिया के अंदर, गोपीनाथ मुंडे जी नाराज है। तो गोपीनाथ मुंडे जी नाराज है खबरें होने के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि गोपीनाथ मुंडे जी की नाराजगी दूर करने के लिए फिर बीजेपी के लोगों ने उनको ग्राम विकास मंत्रालय दिया, सेकंड मंत्रालय भारत का, वो दे दिया। और फिर गोपीनाथ मुंडे जी की नाराजगी दूर कर दिया। फिर ग्राम विकास मंत्रालय की मिनिस्ट्री मिल गई। और गोपीनाथ मुंडे जी लोकसभा के चुनाव के दरमियान और बहुत बार जगह जगह उन्होंने ऐसा कहा था कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मैं हूं, मैं ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं। तो गोपीनाथ मुंडे जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना था। तो मैंने उस समय एक कमेंट भी पास किया था कि मुंडे साहब, आपको केंद्र में रहना है या राज्य में रहना है, जरा डिक्लेयर करो। तो गोपीनाथ मुंडे जी अगर कह रहे कि मुझे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है, तो आने वाले 6 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला था, गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी। तो इसको लेकर वो रटे हुए थे, लगे हुए थे, और मुख्यमंत्री बनने के सारे वो अपने डिक्लेरेशन दे रहे थे। और ऐसे ही डिक्लेरेशन देने वाले थे, उनकी बड़ी सभा परली में होने वाली थी। और उसके वो जब निकले, और उसके बाद जब निकलने के बाद उनका सुबह सुबह खबर आती है कि गोपीनाथ मुंडे जी का अपघात से निधन हुआ। अब उस समय बहुत सारी खबरें अलग अलग चलाई, कभी कहा अटैक आ गया, कभी कहा उनकी यहाँ की नस होने की वजह से हो गया, अटैक की वजह से हुआ, पानी मांगा। मगर वो सारा का सारा अगर देखा जाए तो वो जो डेथ है, वो आज भी बहुजन समाज के लोग, आज भी वंजारी समाज के लोग कह रहे कि वो नेचुरल डेथ नहीं उनके अंदर। तो हमारे लोगों का गोपीनाथ मुंडे जी का यूज एंड थ्रो हुआ।
जैसे खड़से जी का यूज एंड थ्रो हुआ, अब खड़से जी का भी यूज एंड थ्रो हो गया। अब खड़से जी बगावत में आ गए और बगावत में आने के बावजूद भी कल उन्होंने अपना हथियार नीचे रखा। खड़से जी ने अपना हथियार कल नीचे रखा, बगावत तो किया मगर हथियार नीचे रखा, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी ने, फडणवीस ने दोबारा आह्वान किया कि महाराष्ट्र बचाओ के लिए हमारा आंगन ही रणांगन होगा और महाराष्ट्र बचाओ का आंदोलन हम करेंगे। आंगन ही रणांगन होगा जब कहा तो ये खड़से जो बगावती थे वो भी अपने हाथ में बैनर लेके खड़े हुए, महाराष्ट्र बचाओ, तो वो भी सरेंडर हो गए, हथियार उन्होंने नीचे रख दिया। तो ओबीसी के लोग बीजेपी के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलते हैं। तो मैं ओबीसी के लोगों को, बीजेपी के अंदर के ओबीसी के लोगों को कहता हूं कि आप चूहा बिल्ली का खेल मत खेलो। आप स्पष्ट भूमिका लो, या तो ओबीसी के संदर्भ में भूमिका लो या तो ओबीसी के खिलाफ भूमिका लो, मगर ऐसा बीच की भूमिका मत लो, क्योंकि इससे लोगों का भ्रम निराश होता है। और ये सारी की सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। इससे ओबीसी हमारे लोगों का अपमान भी होता है। तो इसको बचने के लिए, हमारे लोगों को हमारे अपमान से बचने के लिए मैं कहता हूँ ओबीसी के नेताओं को, आपका स्टैंड क्लियर करो कि आपको कहाँ खड़ा होना है। और हमारे साथ अन्याय भी होता है, उधर जाते हैं हम, हमारा मेहनत ताकत लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, खून पसीने से उसको बढ़ाते हैं और वो हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं। इतिहास है हमारे सामने। तो मैं गोपीनाथ मुंडे जी के स्मृति दिन के रेफरेंस में इतनी बातें कहना चाहता था कि गोपीनाथ मुंडे जी ने बीजेपी को, और बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों ने बीजेपी को बढ़ाया, मगर वही बीजेपी के लोगों ने इनका यूज एंड थ्रो किया। तो मैं ओबीसी के लोगों को इस बात को समझने के लिए और आगे से लड़ाई कैसी लड़नी चाहिए, इसके लिए आज मैं गोपीनाथ मुंडे जी के स्मृति दिन पर उनका विनम्र अभिवादन करते हुए मैं ये चर्चा के लिए, चिंतन के लिए रखा था कि हमारे ओबीसी लोगों को सोचना होगा कि हमें कहाँ खड़ा होना है। लास्ट में मैं बात कहूँगा और ये बहुत गंभीर बात है। मैं हैरान हूँ, गोपीनाथ मुंडे जी का अगर अपघाती निधन हुआ है तो चलो हम मान लेते हैं उनका अपघाती निधन हुआ है। अगर उनका अपघाती निधन हुआ है तो मान लेते हैं अपघाती निधन हुआ है, मगर मैंने कई वंजारी समाज के लोगों से बात किया कि गोपीनाथ मुंडे जी के रेफरेंस में ऐसा कहा जा रहा है कि मुंडे जी का डेथ नैसर्गिक नहीं है, उनके साथ कुछ घातपात हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे। क्या कह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि सर, इस निधन के संदर्भ में कुछ बात मत कहो, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जी ने उस समय उनका नेत ऐसा नहीं है, मगर उनका थोड़ा सा ये हुआ है, आप इस पर चर्चा मत करो, ये हमारी बदनामी का मुद्दा है। तो मैं ऐसा कहता हूं, ये तो कोई खबर नहीं है न्यूज़ में कि गोपीनाथ मुंडे जी ने इस प्रकार का डेथ हुआ है। फिर ये खबर आपके पास पहुंचे कैसे और इतनी तेजी से कैसे पहुंच रही है? तो किसी ने जानबूझकर आप गोपीनाथ मुंडे जी का बदनामी, मृत्यु की भी बदनामी करने का साजिश किया ताकि ये समाज दोबारा उठे ना। तो मैं ये जो कुजबुज मीडिया, ये जो ब्राह्मणों की कुजबुज मीडिया है, ये ब्राह्मणों की कुजबुज मीडिया को जो लोगों के कान में फुसफुसाती है, और हमारे जो लोग हैं हल्के कान के, वो इस बात को सुनते और उसको सही मानते हैं। हमारे भोजन के समाज के लोग कैसे वैसे नहीं मरेंगे, कैसे भी मरेंगे और वैसे नहीं मरेंगे। जिस प्रकार से आपने चर्चा चलाई है कि गोपीनाथ मुंडे जी को ओवरडोज हुआ और इस वजह से वो मरे, तो ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बात चुपके लोगों के कान में पहुंची कैसे और किस प्रकार पहुंचाई गई है? ये जानबूझकर कोई ना कोई बात दबाने के लिए नई बात उठाई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं, अगर ऐसी कोई चर्चा करता है बहुजन समाज का आदमी, तो मैं उसका विरोध करता हूँ कि हमारे आदमी ऐसे नहीं मर सकते, इनके विरोध में ऐसी बातें मत करो। एक तो उनका मृत्यु नैसर्गिक मानो या तो घातपात मानो, मगर उस प्रकार का मृत्यु नहीं हुआ है जिस प्रकार की आप चर्चा कर रहे। तो स्मृति दिन के रेफरेंस में मुझे ये बात, अहम बात कहनी थी। ये भी हमारे लोग गलत प्लेटफॉर्म में खड़ा होते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को मैं यहाँ से विनती करता हूँ कि हमारे लोग सही प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे, नहीं तो हमारे साथ धोखाधड़ी होगी, जैसे आज हो रही है, जैसी हुई है।
तो दोबारा गोपीनाथ मुंडे जी को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। बाला साहब मिसाल पाटिल, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य।